आपके ऑप्शनल सिलेक्शन के ऊपर हम आ जाएंगे। इस वक्त तो आपकी इंट्रोडक्टरी क्लासेस हैं, नेक्स्ट वीक आपकी ऑप्शनल सिलेक्शन की क्लास हो जाएगी और उसके अंदर किस तरीके से करना है वो सारा हम आपको बता देंगे। लेकिन मैं अपनी एग्जांपल दूं, अगर आई डोंट नो आपकी कौन लेगा ऑप्शनल की क्लास, लेकिन अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैं जाता हूं हर उस कोर्स के ऊपर जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो, ठीक है, मैंने खुद पढ़ा हो अगर तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा उसका कोर्स लेंथ नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट भी है इस्लामिक हिस्ट्री में, मैंने पढ़ा हुआ भी है, लेकिन मैं अब नहीं लूँगा क्योंकि कोर्स लेंथ इतनी है कि वो उसी में करते करते ही हम फारिग हो जाएंगे। तो उन सब चीज़ों को देख के जिस चीज़ पे मैं नहीं जाता वो होता है स्कोरिंग ट्रेंड, या सबसे आखिर में जाता हूँ, क्योंकि स्कोरिंग ट्रेंड का यू नेवर नो, कभी कम हो गया कभी ज़्यादा हो गया। तो वी ऑलवेज प्ले ऑन आवर स्ट्रेंथ्स। फॉर एग्जाम्पल अभी स्कोरिंग ट्रेंड हो जाए, IR का बढ़ जाए और आप मुझसे कि आप IR ले लें अकाउंटिंग ना लें, तो क्या होगा कि मैं कभी भी मास्टर्स इन IR के बराबर नहीं हो सकूँगा। बहुत सारे लोगों के 150 मार्क्स आएंगे, लेकिन वो उनके आएंगे जो मास्टर्स होंगे उसमें या पहले से पढ़ चुके होंगे। मैं आऊँगा, मैं एक हाफ अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मुझे आधा आता होगा, आधा नहीं आता होगा, तो मेरे फिर भी 150 नहीं आएंगे, मेरे फिर भी 110 से 120 ही आएंगे, क्योंकि मेरा लेवल ऑफ फिनिशिंग ऑफ दैट पेपर इतना अच्छा नहीं होगा जितना उसके अंदर जिसने मास्टर्स किया हुआ उसका अच्छा होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो फिर मैं आई स्टिक टू माई स्ट्रेंथ्स कि अगर स्कोरिंग ट्रेंड कम है तो मैं अच्छा पेपर करूँ ताकि कंपेरेटिव एडवांटेज मुझे मिल जाए। ये सारा गेम कंपेरेटिव एडवांटेज का है। अगर सारे लोगों के मार्क्स 1000 आ गए तब भी आपका फ़ायदा तो नहीं है, सीट्स तो 200 ही हैं। फ़ायदा आपका जब है कि आपके बराबर वाले के कम मार्क्स हैं, आपके ज़्यादा हैं। दैट इज़ समथिंग क्रूअल टू से, बट दैट इज़ हाउ इट इज़। अगर आप सब पास हो गए तो बहुत सारे लोगों की एलोकेशन नहीं होगी, या सबके 800 मार्क्स आ गए तो बहुत सारों की एलोकेशन नहीं होगी। तो कंपैरेटिवली आप कैसे दूसरे से बेहतर हो रहे हैं, दैट मैटर्स। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लेके चलते हैं और आपके फिर कंपलसरी ऑप्शनल्स आप लेके जाएंगे, ऑप्शनल की सिलेक्शन हो जाएगी, ये पूरा आपका 12 का सेट बन जाएगा। अच्छा, जब आपने ये, मैं बस आखिरी बात करके ख़त्म करूँगा, देन विल टेक योर क्वेश्चन आंसर्स। उसके बाद आप लोगों का जब पेपर का टाइम आएगा ना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 2 तरह की तैयारियाँ होती हैं CSS के अंदर। एक होती है जो आपके पेपर से पहले होती है, जो आप अभी कर रहे हैं। एक होती है ड्यूरिंग योर पेपर्स, ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम्स। उस पर आप अपने आप को कितना काम रखते हैं, कितना कंटेंट रखते हैं और कितना सोते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कम से कम 5 से 6 घंटे या आपकी नींद होनी चाहिए, 4 से 5 घंटे एटलीस्ट, क्योंकि उस वक्त आप इतने टेंशन में होते हैं कि आपको नींद पूरी नहीं हो रही होती। और अगर आपकी नींद पूरी नहीं है और आप रिलैक्स नहीं हैं तो फिर आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब पहला पेपर आता है उसकी दहशत ही ऐसी होती है कि यकीन करें, एग्ज़ाम से 1 हफ़्ता पहले बहुत सारे लोग जो हैं वो दे जम द शिप, वो कूद जाते हैं। वो लगता है तैयारी नहीं है, अगले साल देंगे, और ये सबसे बड़ा ट्रैप है, ये बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अभी डिसाइड करें, 100% दें, और वाकई जेन्युइन लगता है कि आप नहीं दे सकते तो ना दें, अदरवाइज डू अपेयर फॉर योर पेपर्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपकी बेसिक गाइडलाइंस हैं जो आपको आगे लेके चलेंगे। इस पूरे 4 महीने में आपको हम डिफरेंट टीचर्स के थ्रू मोटिवेट भी करेंगे, आपको बताएंगे भी कैसे करना है, डिफरेंट ऑफिसर्स से आप मिलेंगे, उनसे रब्ता होगा। आपके जो पेपर्स होंगे जो आप लिख के लाएंगे वो हमें दे दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उनको चेक करके जल्द से जल्द दे दें, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन दीजिएगा कि क्योंकि एक प्रो बोनो इनिशिएटिव है तो बहुत सारे टीचर्स बिज़ी होते हैं, शायद फ़ौरन ना दे पाएँ, तो कोशिश करें कि फ़ोटो कॉपीज़ दें, ताकि अगर अल्लाह ना करे उनसे, मैंने बहुत ऐसे हुए बच्चों के, इसलिए मुझे तो आप फ़ोटो कॉपी दीजिएगा, अल्लाह आपका ओरिजिनल खो गया फिर आप मेरे पीछे। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे अपना ऐसे मांगते रहते हैं, वो कभी कभार नहीं मिलता मुझे, तो फ़ोटो कॉपीज़ यहाँ पे जमा करा दें, पढ़ लें। आपके एग्ज़ाम्स भी हम कर लेंगे, मॉक एग्ज़ाम्स यहाँ पे ले लेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि आप लोग इसके अंदर बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें। ठीक है, कोई सवाल? जी, अच्छा, ये जो ऐसे में 3000 है ना, दैट्स द मैक्सिमम लिमिट। एनीथिंग अबव 2000 वर्ड्स ना, इट स्टार्ट टेकिंग यू टू द सेफ जोन। अगर आप 2300-2400 की तरफ भी चले गए तो दैट्स सेफ, अच्छा लिखें। लेकिन और कोई इस तरह की लिमिट नहीं है सवालों में, बस ये है कि आप
मेरी हर एक की अपनी राइटिंग का अंदाज़ होता है। मेरी राइटिंग थोड़ी छोटी है तो मैं 4 से 5 पेजेस भरता था, इतनी बड़ी मेरी लेंथ होती थी। कुछ लोगों की बड़ी राइटिंग होती है तो वो ज़्यादा भरते हैं, बट टाइम का उसमें है, उसमें लेंथ मैटर नहीं करती। मतलब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पहले सवाल पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं, 1.25 घंटा लग जाता है, फिर बाकी सवालों को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो मेक श्योर कि आपकी डिवीज़न ऑफ टाइम इस तरह की हो कि आपके सारे सवाल प्रॉपर्ली अटेंड हो जाएं। पहले तो आप बेसिक टॉपिक्स पे आ जाएं। देखिए 3 में से एक हमेशा आता ही है। वुमेन के ऊपर आएगा, डिफरेंट तरीक़ों से आएगा। वुमेन इन पाकिस्तान, वुमेन इन इस्लाम, वुमेन इन हायर एजुकेशन, इस तरह से। तो हर तरह के उसके शाख को आपको कवर करना है। वुमेन, एजुकेशन एंड इकॉनमी, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इससे आ जाएगा। अभी करंट इलेक्शंस हैं तो डेमोक्रेसी के ऊपर कुछ आएगा, ठीक है। टेररिज्म की वेव दोबारा है, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीज़ों के ऊपर, क्लाइमेट चेंज, इन सब चीज़ों के ऊपर आप, ये बेसिक एसेज हैं जिसके आप कवर कर सकते। उसके अलावा जब आपने ये बेसिक एसेज कर लिए तो फिर आप पास पेपर में जो आपको अच्छा लगने लगे वो आप उस पर पिक करना शुरू कर दें। रिपीट इस तरह से नहीं होते कि एग्जैक्ट रिपीट हो जाएगा, लेकिन मतलब फॉर्म्स में, कॉन्टेक्स्ट में एक ही जैसी चीज़ आ जाती है। देखें, आपको हम, अच्छा वो आपने पूछ लिया, आपको हम प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिखना सिखाएंगे, आपको प्रॉपर हम कंक्लूजन लिखना सिखाएंगे। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हाउ यू राइट इंट्रोडक्शन एंड हाउ यू राइट अ कंक्लूजन। एंड उसके अलावा प्रॉपर हेडिंग्स के साथ किस तरीके से जवाब देना है। लेकिन जिस तरीके से आप लोग इंटर के अंदर सवाल अटैम्प्ट करते थे, डिस्क्रिप्टिव लिखते थे, वो उस तरह लिखा जाएगा। बहुत सारे लोग थोड़े से बुलेट्स दे देते हैं बीच में ताकि एग्जामिनर को आसानी हो जाए, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। एग्जामिनर को आप जितना फैसिलिटेट करेंगे उतना अच्छा है, ठीक। 20 तो ओबियसली अगर 5 मार्क्स का है तो वैसे तो 5 मार्क्स का होता नहीं है। अगर डिवीजन भी होता है तो मैक्सिमम 2 में होता है, ए बी सी डी तो नहीं होता, शायद एक आध में किसी में होता है। मतलब मेजॉरिटी 20 मार्क्स का है, आपको डिस्क्रिप्टिव देना है। अगर वो 10 में डिवाइड करता है तो उसको आप आधा कर देंगे बेस्ड ऑन द केस के कौन सा सवाल पूछा है। पूरा आपका उसमें एक लेक्चर होगा इंशाल्लाह, 1 बाय 1 आपको सेलेक्ट कराएंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैंने आपको मोटी मोटी बात बता दी कि जो आपने खुद पढ़ा है उसको प्रेफरेंस दें और कोर्स लेंथ को देखें, और वो कितना दूसरे को हेल्प कर रहा है सब्जेक्ट को, ये भी मैटर करता है। लेकिन स्कोरिंग है या नहीं है, मैंने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया। नहीं, नेगेटिव नहीं होती, एमसीक्यूज में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एनीथिंग एल्स? ये देखिए बहुत सारी चीज़ें आपने खुद भी पढ़नी है। आई एम हेयर नॉट एज एन ऑपरेटर कि आप फ़ोन करके पूछ रहे हैं। आपकी तैयारी खुद की क्या है, आपने खुद के कितने पास पेपर्स आपने देखे हैं। ऑलमोस्ट ऑब्वियसली ऐसे में तो एमसीक्यूज नहीं है, प्रेसी में भी नहीं है, बाकी 4 सब्जेक्ट बड़े उसमें है, जनरल साइंस में भी है। तो बहुत सारी तैयारी आपने खुद भी करनी है, ठीक है। मैथ में ऑप्शनल मैथ्स, कौन सा मैथ्स? उसके अंदर अलग तरीके से आएंगे ओबियसली सब्जेक्ट्स। जी, वहाँ पे भी होंगे, प्लस उर्दू बाजार से ही मिल जाएंगे। जब आप अपनी पूरी तैयारी कर रहे होंगे, साथ साथ एमसीक्यूज भी पढ़ रहे होंगे, तो आपकी एमपीटी की भी खुद ही हो रही होगी। नहीं, ऑब्वियसली जब वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट है उसमें तो सबको ही कवर करना है ना आपने, तो एक को करके कैसे पेपर पास करेंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट आजकल बड़ा इजी सा आता है, मतलब 2-3 साल से जो आ रहा है। अगर आपने ये सारे एमसीक्यूज भी आप कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई इशू होगा।
अभी हैं भी इसमें 2-3 महीने, तो आप अपनी तैयारी पूरी रखें जैसे आपको मेंस की तैयारी करनी है। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर 2-3 दिन पहले, हफ्ते पहले आप फुली फोकस कर लीजिएगा इन टर्म्स ऑफ MCQs। अदरवाइज़ आप जब पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगी तो खुद ही उसकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है। वास्ट है और इसीलिए मैंने कहा कि ये बुक जो है ना, ये भी अच्छी तरीके से कैटर करती है, प्लस आपको रीडिंग करनी पड़ेगी और आप जब रीड करेंगे तो उसके अंदर होपफुली आपके कवर हो जाएंगे। हाँ, उसी में से आएंगे, आउट ऑफ कोर्स नहीं आएंगे। नहीं, इस तरह से कोई चीज़ नहीं कीजिएगा। ये आपका इंटर का एग्ज़ाम नहीं है कि आपने 2 ऑप्शनल छोड़ दिया, पास कर लिया। मसला ये है कि ये जो 20 है ना मार्क्स, ये आपके कहीं से ही पूछ लेगा वो, ये तो देने हैं। अगर आपने 7 में से 5 किए तो मीन्स कि आप 30% के करीब कोर्स को छोड़ रहे हैं। 30% का मतलब है कि उसमें अगर उसको इतना ही हिस्सा मिलता है MCQs में, तो 6 MCQs तो इसमें से आने हैं जो आपने पार्ट छोड़ दिया। तो आपने 20 से आप 14 पे चले गए ऑलरेडी, तो जो आपका 15-16 का टारगेट था वो ख़त्म हो गया। CSS के अंदर आप चॉइसेस नहीं छोड़ सकते, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और दोनों में जो 200 मार्क्स के हैं ना, उन दोनों के मिला के 67 आने चाहिए। ठीक है। क्या चीज़? जी, जो हम लेक्चर्स दे रहे हैं वो हम अपलोड कर देंगे। एक हम सब्सक्रिप्शन का तरीका बना रहे हैं एंड देन उसके बाद आपके पास अवेलेबल होगा। वो आपको हर सब्जेक्ट के हिसाब से जो टीचर्स आएंगे वो बता देंगे, क्योंकि एक क्लास के अंदर मैं सारी नहीं बता सकता, आपको हर सब्जेक्ट के हिसाब से आएंगी। लेकिन मैं आपको अपना रूल बता देता हूँ। बुक सिलेक्शन का ये होता था, इन ऑर्डर टू सेलेक्ट बुक्स फॉर CSS मैं क्या करता था, वो ये कि मैं एक जाके खुद, एक तो आप चले जाएँ उर्दू बाज़ार, थोड़ा टाइम दें, किताबों को देखें। व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं एक कोशिश करता था ब्रीफ बुक हो, छोटी पतली हो, और एक ज़रा डिटेल्ड हो, ताकि ये कि जो टॉपिक मुझे आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं जर्नलिज्म पढ़ रहा हूँ और मुझे प्रोपेगेंडा आता है, मुझे पता है क्या है वो, तो मैं उस पतली सी बुक के अंदर से प्रोपेगेंडा को पढ़ लूँगा, तो हेडिंग्स देख लूँगा, मुझे पता है आई कैन डू इट। और अगर एक सवाल आ जाता है येलो जर्नलिज्म पे और मुझे वो नहीं आता और उस बुक से भी मुझे हेल्प नहीं हो रही पतली वाली, तो फिर मैं वो मोटी वाली बुक देखूँगा और उसके अंदर से देखूँगा कि येलो जर्नलिज्म को डिटेल में पढ़ूँगा फिर। ठीक है, वो भी है। प्लस आजकल तो इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है, यू माइट नॉट हैव टू गो फॉर बुक्स, लेकिन ये है कि आप देख के चलाएं चीज़ों को। ठीक है, इसमें आपकी अपनी इंस्टिंक्ट बहुत काम करेगी। ठीक है जी, चलें, ऑल द बेस्ट फॉर योर बैच। आई होप कि जो स्ट्रेंथ है वो बढ़े, क्योंकि ये बहुत एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है, इस तरह की कोई चीज़ हमें अवेलेबल नहीं थी। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं तैयारी कर रहा था तो 35,000 उसको फीस होती थी, और मेरे लिए एक मुसीबत थी कि इतने पैसे कलेक्ट करके जाके फ़ीस देना एकेडमी की, और अब लाख 1.5 लाख रुपए हो गई है। और आप यकीन करें, वी डोंट टेक प्राइड कि हम पैसे नहीं लेते, वी टेक प्राइड कि हमारी पैसे ना लेने के बावजूद हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है। वी टेक प्राइड इन दैट। तो अब आप लोगों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी शायद ना मिल पाए। हम लोग भी चल रहे हैं, इतना बिजी शेड्यूल होता है, उसके बावजूद भी हम कोशिश करते हैं कि हम टाइम दें, तो उससे फ़ायदा उठाएँ। बी डिसिप्लिन्ड। जहाँ पे जो पुराने स्टूडेंट हैं, मैडम नेहुल बैठी हैं, इनको पता है कि यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ पे बिल्कुल टॉलरेंस नहीं है, वो डिसिप्लिन है। अगर आप मिसबिहेव करते हैं, आप इनडिसिप्लिन होते हैं, डोंट टेक इट एज कि आप किसी यूनिवर्सिटी में आके या अपने कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ये CSS कॉर्नर है, ये हमारा बेबी है और इसको हम बहुत हद तक प्रोटेक्ट करते हैं। और सिंस वी आर इन गवर्नमेंट, तो हमारा इन्फ्लुएंस भी होता है, चीज़ें होती हैं, फिर भी हंट यू डाउन। कोई इस तरह का लड़का होगा या कोई इस तरह की बदतमीज़ी की रिपोर्ट आएगी या कुछ भी आएगा, तो हम इंश्योर करते हैं कि हम पीछे तक जाएं। हमारे पास हैं लोग जो फिर छोड़ते नहीं पीछा। तो काइंडली मैं आपको अभी से वार्न कर रहा हूँ, हमें उस नहज तक ना लेके जाएं। एक ही वार्निंग देनी होती, वो आज समझें सारे। और इट हैज़ टू बी एन एब्सोल्युटली डिसिप्लिन्ड इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे जो पुराने मैडम नेहुल हैं, इनसे किस्से सुन लीजिएगा लोगों के, आपको पता चल जाएगा कि हाउ स्ट्रिक्ट वी आर विद आवर डिसिप्लिन। ठीक है जी।
थैंक यू।